हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस IQ में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो मैं दीक्षा यादव आज आपके लिए केमिस्ट्री की वीडियो नंबर 7 लेकर के आई हैं, जिसमें आज हम आपको रेडियो एक्टिवता मीन्स अल्फा बीटा गामा किरणों की खोज किस प्रकार से हुई इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम आपकी केमिस्ट्री की तैयारी बिल्कुल जीरो लेवल से करा रहे हैं, वो भी शेफई पैरामेडिकल, BSc नर्सिंग, CP नेट एग्जाम तथा अन्य एग्जाम के लिए। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दें, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वो भी सबसे पहले। और यदि आपको इन सभी वीडियो की PDF भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है ग्लोबल साइंस IQ, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिर टाइम ना वेस्ट करते चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है रेडियो एक्टिवता। कुछ पहले हम आपको पॉइंट के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम आपको फिगर के माध्यम से भी समझाएंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो देखो रेडियो एक्टिवता की खोज अचानक हुई। हुआ क्या, एक वैज्ञानिक थे हेनरी बैकरोल नामक वैज्ञानिक, उनके पास फोटोग्राफिक प्लेट रखी हुई थी जिस पर अचानक धब्बे लग गए। उनके अलमारी में एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी हुई थी, जिसे उन्होंने कुछ दिनों के बाद देखा तो उस पर कुछ धब्बे लगे हुए थे, जिसे देख करके वो सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा उस फोटोग्राफिक प्लेट के पास कुछ पदार्थ भी रखे थे, तो उन्होंने सोचा कि हो ना हो इन पदार्थों से कुछ अदृश्य किरणें निकल रही हैं जो इस फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर रही हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस पर प्रयोग करना शुरू किया। तो उन्होंने जब प्रयोग किया तो उनके पास पोटेशियम, यूरेनियम जैसे लवण कुछ रखे हुए थे, जिससे उन्होंने प्रयोग करना शुरू किया। अब हम आपको बताएंगे कि प्रयोग में उन्होंने क्या देखा, ठीक है। पहले पॉइंट समझाएंगे, उसके बाद हम बीच में फिगर भी लेकर के आएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बैकरोल ने की 1896 ईस्वी में, ठीक है। जो रेडियो एक्टिवता की खोज की थी वो हेनरी बैकरोल नामक वैज्ञानिक ने 1896 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, उन्होंने देखा कुछ कण विकिरण का उत्सर्जन कर रहे हैं। जब उन्होंने ये प्रयोग किया तो उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे कण जो किरणों का उत्सर्जन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, उन्होंने इस परिघटना को रेडियो एक्टिवता और ऐसे तत्वों को रेडियो एक्टिव तत्व कहा। हेनरी बैकरोल ने इस परिघटना को रेडियो एक्टिवता तथा जिनसे ये परिघटना हो रही है उन तत्वों को उन्होंने नाम दिया रेडियो एक्टिव तत्व, ठीक है। ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जिस परिघटना से रेडियो एक्टिवता हुई उन तत्वों को क्या कहा जाता है, तो ऐसे तत्वों को रेडियो एक्टिव तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब उन्होंने यूरेनियम जैसे रेडियो एक्टिव तत्व को शीशे के ब्लॉक में रख करके इससे निकलने वाली किरणों का विद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्र में से गुजारा तो उन्हें निम्न 3 प्रकार के किरणें प्राप्त हुई। देखो हुआ क्या, उनके पास पोटेशियम, यूरेनियम इत्यादि प्रकार के लवण रखे हुए थे। जब उन्होंने प्रयोग किया तो ये प्रयोग यूरेनियम जैसे तत्व से सिद्ध हुआ। कहने का मतलब है यूरेनियम जैसे तत्व से उन्होंने इस रेडियो एक्टिवता की खोज की। तो उन्होंने किया क्या, रेडियो जो यूरेनियम एलिमेंट है इसे रेडियो एक्टिव तत्व कहा जाता है, ठीक है। ये भी पॉइंट याद रखना। जब उन्होंने यूरेनियम जैसे रेडियो एक्टिव तत्व को शीशे मींस लेड के ब्लॉक में रखा, उसके बाद इससे निकलने वाली किरणों को उन्होंने विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में से गुजारा तो उन्हें निम्न 3 प्रकार की किरणें प्राप्त हुई। देखो हुआ क्या, जब उन्होंने यूरेनियम जैसे रेडियो एक्टिव तत्व को शीशे में रखा
और उन्होंने शीशे के ब्लॉक में रख करके उन्होंने देखा कि कुछ किरणें उससे निकल रही हैं। जब उन्होंने देखा कि ये किरणें जो निकल रही हैं, फिर उन्होंने उन किरणों को विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा। वो ये देखना चाह रहे थे क्या ये किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में जो प्लस प्लेट और माइनस प्लेट होती हैं उसकी तरफ झुकती हैं या फिर सीधी निकल जाती हैं। फिर उसके हिसाब से उन्होंने प्रयोग करना शुरू किया। तो देखो हुआ क्या, जब उन्होंने यूरेनियम जैसे रेडियो एक्टिव तत्व को, ये हमारा है लेड का एक ब्लॉक, उसके अंदर उन्होंने रख लिया किसे, यूरेनियम तत्व को। जब उन्होंने उसे रखा तो उन्होंने देखा 3 किरणें निकल रही हैं और देख लेना ये विद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जा रहा है। ठीक है, ये है हमारा माइनस प्लेट, ये है हमारी प्लस प्लेट। ठीक है, जब उन्होंने इससे विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा तो उन्होंने देखा कि एक किरण माइनस प्लेट की तरफ झुक करके निकलती है तो दूसरी किरण प्लस प्लेट की तरफ झुक करके निकल जाती है और एक सीधी होकर के निकल जाती है। तो उन्होंने देखा कि ये जो माइनस की तरफ झुक रही है वो हमारी प्लस किरण होगी, जबकि जो प्लस की तरफ झुक रही है वो हमारी माइनस किरण होगी और सीधी निकल जाती है वो हमारी उदासीन होगी। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो माइनस किरण है उन्होंने उसे नाम दिया बीटा किरण, जबकि जो हमारी प्लस किरण है उसे उन्होंने नाम दिया अल्फा किरण, और जो सीधी निकल जाती है बिना विक्षेपित हुए उसे नाम दिया उन्होंने गामा किरण। ठीक है, ऐसे हुई उत्पत्ति किसकी, अल्फा बीटा और गामा किरणों की। एक बार हम आपको अपनी बात को फिर से दोहराते, हुआ क्या, जब उन्होंने यूरेनियम जैसे रेडियो एक्टिव तत्व को शीशे मींस लेड के ब्लॉक में रख करके उससे निकलने वाली किरणों को विद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा तो उन्हें निम्न 3 प्रकार की किरणें प्राप्त हुई। ठीक है, उन्होंने क्या किया, आगे लगा दी एक फोटोग्राफिक प्लेट, क्योंकि वो ये देखना चाह रहे थे क्या यूरेनियम तत्व से जो किरणें निकलेंगी वो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करेंगी या नहीं करेंगी। तो उन्होंने देखा यूरेनियम एलिमेंट से 3 किरणें निकल रही हैं जो एक माइनस प्लेट की तरफ झुक करके फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, जबकि दूसरी प्लस प्लेट की तरफ झुक करके फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, जबकि एक बिना विक्षेपित होते हुए फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर रही है। तो उन्होंने जो माइनस प्लेट की तरफ झुक रही थी उसे प्लस किरण कहा, जो प्लस की तरफ झुक रही थी उसे माइनस किरण कहा, जो सीधी निकल रही थी उन्होंने उसे नगण्य मान लिया। देखो आपको पता है माइनस प्लेट की तरफ कोई भी किरण तभी झुकेगी जब वो प्लस की होगी, क्योंकि माइनस प्लस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो जो हमारी प्लस किरण थी उन्होंने उसे नाम दिया अल्फा किरण, जो हमारी माइनस थी उसे उन्होंने नाम दिया बीटा किरण, और जो बिना विक्षेपित हुई सीधी निकल रही थी उन्होंने उसे नाम दिया गामा किरण। ऐसे आपकी उत्पत्ति हुई अल्फा बीटा और गामा किरणों की। और एक बात और याद रखना, ये सभी अदृश्य किरणें होती हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, हम आपको फिर से समझा देंगे। ठीक है, आगे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, वे जो ऋणात्मक प्लेट की ओर विक्षेपित हुई उन्हें अल्फा किरणें कहते हैं। ठीक है, जो हमारी ऋणात्मक प्लेट की ओर विक्षेपित हुई उन्हें हेनरी बैकरोल नामक वैज्ञानिक ने अल्फा किरणों का नाम दिया। ठीक है, जो धनात्मक प्लेट की ओर विक्षेपित हुई उन्हें बीटा किरण कहा गया। ठीक है, जो धनात्मक प्लेट की ओर विक्षेपित हुई किरण उन्हें बीटा किरण कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट है, जो विक्षेपित नहीं होती है उसे गामा किरण कहा गया। ठीक है, जो विक्षेपित नहीं हुई सीधी फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर रही है वो हमारी गामा किरण कही गई। आगे देखते हैं, आगे जो हमारे ये कण हैं अल्फा बीटा गामा, इनका द्रव्यमान और आवेश भी आपके एग्जाम में कहीं एक बार पूछा जा चुका है कि अल्फा कण या फिर बीटा अथवा गामा का द्रव्यमान क्या होता है। तो देखो अल्फा जो कण होता है इसका जो द्रव्यमान होता है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻⁻24 ग्राम होता है। ठीक है, जबकि बीटा किरण जो होती है उसकी जो बीटा कण होता है इसका द्रव्यमान
9.11 इंटू 10⁻⁻⁻28 ग्राम होता है। यदि बात की जाए कि गामा कण का द्रव्यमान कितना होता है तो इस पर नगण्य होता है, कोई भी इस पर द्रव्यमान नहीं होता है, ठीक है, मास इसका शून्य होता है। याद रखना अल्फा का 6.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम और बीटा का 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, जबकि गामा पर कोई भी द्रव्यमान नहीं होता है। बात की जाए इसके आवेश की तो देखो जो हमारा अल्फा कण होता है इस पर आवेश +2 होता है, मीन्स ये हीलियम नाभिक के समान होता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखना कि जो अल्फा कण होता है इस पर आवेश +2 होता है, मीन्स ये हीलियम नाभिक की तरह होता है। बात की जाए हमारे बीटा कण की तो बीटा कण जो है इस पर आवेश -1 होता है, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात की जाए इसकी गामा की तो गामा पर कोई भी आवेश नहीं होता है, मीन्स शून्य होता है, ये उदासीन कण है, ठीक है। आई होप आपको ये सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है परमाणु क्रमांक 82 से अधिक वाले तत्व रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि याद ना रहे कि कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं तो याद रखना आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 82 से अधिक वाले 82 से ऊपर जितने भी एलिमेंट आते हैं, चाहे वो कृत्रिम हो चाहे वो कैसे भी हो, इनसे कहने का मतलब है 82 से अधिक वाले तत्व सभी कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आगे। एक क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क में लेकर के आए हैं जिसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है, यह सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने कहा। इन 4 में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, इसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा। और एक बात, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, हम आपको फिर से समझा देंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और यदि आपको PDF भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है ग्लोबल साइंस IQ, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिर ठीक है, चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।